नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर साइंस के टॉप 30 मोस्ट IMP क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी टैट एग्ज़ाम के लिए तो उपयोगी होंगे ही सही, पर साथ ही साथ आपके लिए अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित आपके लिए भी उपयोगी होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये सभी क्वेश्चन NCERT बुक से ही लिए गए हैं क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे साइंस के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ रहा है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि रिक्त स्थान मिलाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें ये दे रखा है कि ये कहा जाता है कि इसमें इसको मिलाना चाहिए। अब यहाँ पर दो जगह जो रिक्त स्थान दे रखा है, इसमें कौन सा उत्तर आपका बनेगा, ये चार विकल्पों में से आपको तय करना है। और आप भी अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं और अपना आकलन आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जल में अम्ल, अम्ल में जल, या उपरोक्त दोनों, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। तो पहला विकल्प यहाँ पर बनता है इसके लिए सही। अब देखिए, यदि हम जल में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, जल में हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, और यदि हम इसका विपरीत कर लें तो क्या हो सकता है। तो देखिए, यदि हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे कि जो बीकर, फ्लास्क, जो भी जिसमें हम ये मिला रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो टूट सकता है, एसिड हमारे हाथ पर गिर सकता है, ये क्षति दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमेशा अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है, जल में अम्ल मिलाया जाता है। यानी कि उसको तनु जब हम करते हैं पतला करने के लिए, तनु करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम जल में अम्ल को मिलाते हैं। तो इस प्रकार से उसे तनुकृत किया जाता है और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी प्रकृति का है। तो उभयधर्मी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, वो भी आपको समझना है। तो यहाँ पर पहले विकल्पों को देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जो धातुएं होती है वो बनाती हैं ऑक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के धातुएं ऑक्साइड बनाया करती हैं, जिन्हें हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। और धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड हुआ, क्षारीय ऑक्साइड हुआ, उभयधर्मी हुआ, है ना, और उदासीन ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए कि H2O, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है और धातु के रूप में H2 है। तो यहाँ पर ये तत्व इसके साथ मिलकर के भी तो बना रहा है, पर यह एक उदासीन ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर रहेगा। अब यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है, जिसमें कि है Al2O3 जो होता है, ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, और इसका नेचर जो होता है ये अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर इसमें धातु देखते हैं तो कौन सी है, तो धातु है इसके अंदर एल्यूमिनियम। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो उत्तर बनता है वो कौन सा बनेगा, एल्यूमिनियम का बनेगा। ठीक है, बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनता है वो बन जाता है एल्यूमिनियम। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा थोड़ा सी अब बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की ओर। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, या किस विधि से इसे शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात, आसवन। तो कपूर को जिस विधि से शुद्ध किया जाता है तो इसके लिए विधि होती है ऊर्ध्वपातन विधि। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर सबसे हल्के तत्व की। तो सबसे हल्का तत्व जो होता है कौन सा होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, या फिर सोडियम। तो यहाँ पर जो सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाती है। तो मतलब कहने का ये कि वो उस रासायनिक क्रिया की बात हो रही है जिसके अंदर कोई भी तत्व हो, ये अणु, परमाणु, आयन का या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो क्या कहलाती है। तो सीधे से आप बात यहाँ पर समझना है
कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है किसी परमाणु, तत्व, अणु या आयन के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो जो क्रिया होगी वो होगी ऑक्सीकरण की क्रिया। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है। और उसी टाइप से यदि हम कहें तो एक ऑक्सीकारक होता है और एक अपचायक होता है। और जो क्रिया यहाँ पर मतलब ऑक्सीकरण की हो रही है तो उस क्रिया को करने वाला पदार्थ जो होता है वो अपचायक कहलाता है, ठीक है। और अपचयन की क्रिया करने वाले पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इनके नाम के विपरीत इन्हें कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें बताया वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अथवा जिसका अपचयन होता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है। तो यदि हम उस पदार्थ को यहाँ पर देखें कि उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो निश्चित रूप से वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसका अपचयन होता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण क्रिया है और यहाँ पर पदार्थ ऑक्सीकारक है, चलिए, जिसका अपचयन होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर और बात करते हैं जैव उत्प्रेरक का उदाहरण की। तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण यहाँ पर कौन होगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हीमोग्लोबिन। तो जैव उत्प्रेरक मतलब कि जो जीव के अंदर उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं और वो कहलाते हैं एंजाइम, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं। मतलब एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। चांदी के आभूषणों का लंबे समय के पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है। तो देखिए किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? रासायनिक, भौतिक, अपचयन या फिर ऑक्सीकरण और रासायनिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से चांदी के आभूषणों का लंबे समय के पश्चात काला पड़ जाना ये ऑक्सीकरण क्रिया भी है और साथ ही रासायनिक क्रिया भी है। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में संयोग भी होता है और रासायनिक रूप से पदार्थ जो होता है थोड़ा सा बदलता भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकरण जो होगा और रासायनिक दोनों ही प्रकार से ये हमारा उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से जंग होती है, तो जंग क्या होती है? आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड या फिर धूल का मिश्रण। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ये होता है जंग का सूत्र, और जिसे हम Fe2O3.XS2O यानी कि जल के अणु भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। थोड़ा सा लिखने में मुझे समस्या हो रही है, यहाँ पर XS2O लिखा है, ठीक है। और जनरली ये सूत्र भी कभी कभी दे दिया जाता है, उसमें H2O ऐड नहीं हो तो भी समझ जा सकते हैं आप कि ये आयरन ऑक्साइड होता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है इसके अंदर किस यौगिक का प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर निश्चित रूप से जो उपयोग होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है जिसे हम AgBr के रूप में लिखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा करके कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा करके गैस जो भरी जाती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या फिर डी है कोई नहीं। तो देखिए पहले तो ये समझना है कि आखिर उसमें से ऑक्सीजन को क्यों हटाया जाता है, ये भी एक प्रश्न बनता है आपके लिए। ऑक्सीजन को क्यों हटाया जाता है और दूसरी गैसों को क्यों भरा जाता है? तो उसमें गैस जो भरी जाती है वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, नाइट्रोजन उसमें भरी जाती है। अब ऑक्सीजन को क्यों हटाया जाता है? तो देखिए चिप्स का पैकेट जो होता है जिसके अंदर होता है आलू के चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे चिप्स लिख रहा हूँ और चिप्स के साथ में जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाता है चिप्स का, ठीक है। ऑक्सीकरण होने का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करता है चिप्स, ऑक्सीकरण होता है तो ये जो खाद्य पदार्थ है ये बदल जाएगा और इसके अंदर एक अजीब सा बदबूदार टेस्ट हमें आएगा। जैसे हम सेव नमकीन होते हैं तो उनके लंबे समय तक रखने पर क्या होता है कि उनमें से एक अलग ही तेल की जो होती है ये इसमें गंध आने लगती है। तो उसी गंध को ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है, मतलब वो पदार्थ जो विकृत हो जाता है, विकृत गंधिता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और उसी वजह से ऑक्सीजन इसमें से हटाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन को हटाया जाता है और उसके स्थान पर इसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि ये पदार्थ जो है वो खराब ना हो और इस प्रकार से ये सुरक्षित बना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या उपरोक्त तीनों? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों ही ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प बन जाएगा इसके लिए उत्तर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यह एक प्रोटीन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है तथा रक्त में की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। रक्त में ये किसकी मात्रा को नियंत्रित करती है? तो रक्त में मिसप्रिंट क्या, इसका जो यहाँ शब्द आएगा वो यहाँ पर विकल्प में दे दिया है। इस प्रकार से थोड़ी सी मुझे समझने में चूक हो गई इसको। तो देखिए ये एक प्रोटीन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है और रक्त में की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो हीमोग्लोबिन, शुगर, नमक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कहेंगे कि शुगर की मात्रा, रक्त में किसकी मात्रा? शुगर की मात्रा को ये नियंत्रित करती है। कौन करती है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित प्रोटीन। अब देखिए अग्नाशय के द्वारा स्रावित प्रोटीन कौन सी होती है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है जो रक्त में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द उसको प्रोटीन बोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में विद्यमान घातक परिसंचारी कोशिकाओं को क्रियाशील बनाते हैं हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, ए, बी दोनों या फिर डी है इंसुलिन्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रक्त में विद्यमान घातक परिसंचारी कोशिकाओं को क्रियाशील बनाते हैं इंटरफेरॉन, और बी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। इंटरफेरॉन भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारी कोशिकाओं में उत्पन्न रहती है, और जब कोई भी अटैक हमारी कोशिकाओं पर ऐसा लगता है कि हानिकारक पदार्थ है तो उस समय ये उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थों को अधिक उपयोगी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं पूर्ण जीवित कोशिकाओं के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ए, बी दोनों के द्वारा या फिर अपूर्ण जीवित कोशिकाओं के द्वारा। तो कार्बनिक पदार्थों से अधिक उपयोगी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं निश्चित रूप से ए, बी दोनों के द्वारा, पूर्ण जीवित कोशिकाओं के द्वारा और एंजाइमों के द्वारा। तो यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं ये निश्चित रूप से उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार कोशिकाओं के अंदर उस पदार्थ को बना लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित करने की क्षमता जो होती है किसमें होती है? रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं में, हड्डियों में, मांसपेशियों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होती है कोशिकाओं में, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? तो अल्कोहलिक किण्वन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, पायरुविक अम्ल या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अम्ल अल्कोहल बनता है वो बनता है एथिल अल्कोहल, और जिसे हम C2H5OH से प्रदर्शित करते हैं लेकर सूत्र के रूप में। और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। शरीर में प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? तो शरीर में प्रोटीन की कमी को मरास्म, निमोनिया, क्वाशियोर्को, चिकन पॉक्स या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोटीन की जो कमी होती है उसे कहा जाता है क्वाशियोर्कर, और बी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्वाशियोर्कर उत्तर होगा। अब देखिए क्वाशियोर्कर और मरास्म दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, परंतु यहाँ पर निमोनिया इसमें जोड़ दिया है तो इसलिए थोड़ा सा ये गलत हमने इसको माना है। बाकी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर, मरास्म दोनों ही रोग इसमें होते हैं प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और समझते हैं किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन का सोर्स यहाँ पर कौन नहीं होगा? मांस, दूध, चावल, दाल। तो यहाँ पर चावल जो होगा ये प्रोटीन का सोर्स के रूप में नहीं होगा, क्योंकि चावल जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसमें शर्करा लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन प्रोटीन अल्प मात्रा में होता है? तो देखिए यहाँ पर शर्करा लवण मतलब कि शुगर ज़्यादा होगी लेकिन प्रोटीन कम मात्रा में होती है। किसमें? फूलों में, फलों में, दालों में, मांस में। तो हम कह सकते हैं कि फल जो होते हैं, फ्रूट्स हमारे, इनमें शुगर लवण ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन इसमें कम होता है। चलिए पहला विकल्प उत्तर हुआ। आगे बात करते हैं सरल प्रोटीन का गठन केवल किसके द्वारा होता है? तो सरल प्रोटीन का गठन एमिनो अम्ल, संयुक्त प्रोटीन, उपरोक्त दोनों या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखिए सरल प्रोटीन का गठन जो होता है वो होता है एमिनो अम्ल से, और प्रोटीन के ये एकलक भी होते हैं, यानी कि इन्हीं इकाइयों के अंदर बहुलीकरण जब होता है, ज़्यादा जटिल अणु बनता है तो वही प्रोटीन
कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वाशियोरकर और मरास्म बीमारी शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी रक्तस्थान तत्व की कमी के कारण होती है। तो अभी हमने देखा था कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरास्म दोनों रोग हुआ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन हमने इसलिए मरास्म को अवॉइड किया था क्योंकि उसमें आगे एनीमिया भी लिखा था। तो ये समझिएगा कि वहाँ पर क्वाशियोरकर नहीं लिखा है, वो मरास्म नहीं लिखा, सिर्फ एनीमिया लिखा है। देखिए अब आगे यहाँ पर देखें, जल की कमी, भोजन की कमी, अम्ल की कमी या फिर एमिनो एसिड की कमी। अब देखिए यहाँ पर तो प्रोटीन दिया ही नहीं रखा है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? तो हमारा उत्तर बनेगा एमिनो एसिड की कमी से। अब देखिए एमिनो एसिड की कमी से कैसे? अभी तो हमने बोला था कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की इकाई मतलब प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? एमिनो अम्ल का। तो यहाँ पर जैसे एक मकान बनता है ईंट से, ठीक है ना, ईंट पत्थर रेत मिट्टी, ईंटें जिस प्रकार से जुड़ती है ना, वैसे ही एमिनो एसिड के जो एकलक होते हैं वो जुड़ करके लंबी चेन बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर सेब का ताज़ा कटना उदाहरण है। तो देखिए सेब मतलब सेमफल जो होता है, जब उसे ताज़ा हमने काटा है तो ये भौतिक परिवर्तन के अंदर शामिल होगा, रासायनिक या उपरोक्त दोनों या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है और दो तरीके से इसका उत्तर निकाला जा सकता है, दो तरीके से इसका उत्तर बन सकता है। अब देखिए कटे हुए सेब पर भूरे रंग की परत, कौन सा उदाहरण? तो रासायनिक परिवर्तन। परंतु ताज़ा सेब जस्ट अभी हमने काटा है और इतनी जल्दी उस पर परत नहीं आई है, तो फिर ये किसके अंतर्गत शामिल होगा? तो ये शामिल होगा भौतिक परिवर्तन में। अब देखिए रासायनिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, पर रासायनिक कब होगा? जब उसे भूरे रंग की परत आ जाती, मतलब थोड़ी देर हो चुकी उसे रखा हुआ और उसे भूरे रंग की परत आ गई तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, और परत नहीं आई तो फिर वो भौतिक परिवर्तन के अंदर शामिल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक रासायनिक समझना हमें। तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण के अंदर यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, और सी है दोनों, यहाँ पर डी है कोई नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें एक नया पदार्थ बनता है प्रकाश संश्लेषण के अंदर, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये शामिल होगा क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक क्रिया भी हो रही है, और जहाँ रासायनिक क्रिया होती है निश्चित रूप से वहाँ एक नया पदार्थ आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर अमोनिया में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, इसमें नया पदार्थ बनता है, सी है उपरोक्त दोनों, और डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इसमें डी उपरोक्त दोनों ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए यदि हम N2 और 3H2 इनकी क्रिया करवाते हैं तो इसमें बनता है यहाँ पर अमोनिया 2NH3, और अमोनिया का यदि हम विघटन करेंगे तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रूप में हो सकता है। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है और इनकी क्रिया से एक नया पदार्थ भी बन रहा है अमोनिया। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, जब एसिड किसी धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड, या फिर उपरोक्त दोनों, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है ये व्युत्पन्न होती है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक धातु ली मैंने Zn जिंक, और यहाँ पर लिया मैंने HCl, ठीक है, और यहाँ पर HCl को मैं 2HCl लूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बन जाता है पदार्थ ZnCl2, और प्लस इसमें H2 गैस जो होती है ये व्युत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से एसिड जब किसी धातु से क्रिया करता है तो वहाँ पर H2 गैस निकलती है। आगे अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय जो होता है ये प्रारंभ हो जाता है? तो पीएच स्केल का जो मान है, मतलब कि हमारे मुंह का जो पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। तो सी वाला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, लिटमस पत्र जो है किससे बनाया जाता है? नेटल पादप की छाल से, या फिर थैलोफाइटा पादप के लीचेन की छाल से, नीम से, या फिर सभी से? तो निश्चित रूप से ये लिटमस पत्र जो होता है जिसे हम सूचक के रूप में उपयोग करते हैं ये बनता है थैलोफाइटा पादप लीचेन की छाल से। अगला क्वेश्चन आता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर? सिरके में, चाय में, घास में, नेटल पादप में? तो ये पाया जाता है नेटल पादप के अंदर। जी हाँ, इसके अंदर जो हमारा फार्मिक अम्ल जिसे हम मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं ये पाया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है ये होता है HCO
OOH, फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति की यूरिन का पीएच का मान जो होता है वो कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की यूरिन का जो पीएच का मान होता है ये होता है 6। चलिए, अब मैंने यहाँ 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर लिए हैं इसके अंदर, ताकि आपको क्वेश्चन और एक्स्ट्रा थोड़े मिल जाएं। देखिए, यहाँ वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्रिया होती है वहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण की, और पदार्थ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे अपचायक। ठीक है, तो ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को समझें। किसी अभिक्रिया के अंतर्गत किसी बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए छोटे यौगिक बनते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अपघटन या ऊष्माक्षेपी या विस्थापन, तो उसे हम कहते हैं अपघटनी अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए, एक और नया क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो भौतिक परिवर्तन: जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, सेब के कटने पर भूरा होना। तो देखिए, यहाँ पर बर्फ का पिघलना आपको नया पदार्थ नहीं मिलेगा, बाकी तीनों में नया पदार्थ मिल रहा है, मतलब ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्पीकरण में बदलना, घी का पिघलना। तो यहाँ पर बी वाला जो है चूने के पानी का दूधिया होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की जो हमने साइंस के क्वेश्चन लिए थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी है एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।